A very good morning to all of you. Today we will discuss our next one topic of chapter number 2, the concept and components of consumption expenditure. Up to the previous topic, we have studied about the concept of the different types of goods, where the intermediate goods were there, final goods were there, consumer goods were there, and capital goods were there. Now the question arises, what do you mean by the consumption expenditure and what are its different component? So simply macroeconomics में हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमारी macroeconomics की डीलिंग चल रही है, it means it is related to the economy as a whole. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा कि ओवरऑल इकोनॉमी में जितने सारे कंज्यूमर्स हैं सबका जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट विल बी नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो अब इस बात में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअल में कंज्यूमर कौन कौन से हैं इकोनॉमी के अंदर, राइट? वी कैन नॉट से दैट देयर इज ओनली द वन सिंगल कंज्यूमर, देयर आर सो मेनी पीपल, और वी कैन से एवरीवन is a consumer, but some of the organizations, institutions are also there who just played a role of consumer in the economy. So here, in short, we can call that the consumers can be categorized into three terms, or the three parts we can call that. The three different kind of the classification can be used in order to understand, in order to identify कि consumers की terms के अंदर कौन कौन आता है. So here the first one is there, that is the household sector. सबसे पहला मेजर लेवल पे कौन आ जाएगा? हाउसहोल्ड सेक्टर, जो एवरी वन ऑफ अस इज इंक्लूडिंग इन द हाउसहोल्ड सेक्टर. ये हम सभी के सभी किसका पार्ट है? एक हाउसहोल्ड सेक्टर का पार्ट है. सेकेंड वन इज द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट भी परचेजिंग करती है, राइट? गवर्नमेंट किस लिए करती है? पीडीएस सिस्टम में फूड ग्रेन सिस्टम को सिक्योर करके रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ द बफर स्टॉक, कि फूड इनसिक्योरिटी के टाइम पे उसको यूज किया जाएगा. एंड द थर्ड वन इज द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस. अब नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? जो मेनली बिना किसी प्रॉफिट के वर्क कर रहे होते हैं, उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, जैसे कि एनजीओज, टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क्यूज, द मेन रिलीजियस प्लेस. अब यहाँ पर भी क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का इन द फॉर्म ऑफ द वीकेंड से, कि वहाँ पे चाहे वो प्रसाद के रूप में कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, different items are distributed among the poor section of society. तो मेनली अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तीनों सेक्टर जो है वो किस किस पर्पज से काम करते हैं. तो जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो किस लिए गुड्स परचेज करता है? दे जस्ट परचेज द गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स एंड वांट्स, राइट? कि डायरेक्टली हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है. सेकेंड वन इज द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्यों परचेज करती है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस, फॉर मिड डे मील इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, these kind of things. For the distribution among the poor section of society, पीडीएस सिस्टम के लिए रिजर्व रखा जाता है. जो डिफेंस की हमारी फोर्स है उन्हें जो खाना प्रोवाइड किया जाता है. जनरली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फूड अवेलेबल किया जाता है. दैट इज नोन एज, दैट इज ऑल्सो फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पस द गवर्नमेंट परचेजेस द goods, means food items mainly. The third one is there, that is the नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. तो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है मेनली ये किस लिए परचेज करते हैं कंज्यूमर गुड्स? फॉर द चैरिटी पर्पस, मतलब कि चैरिटी दान देने के लिए, राइट?
तो अब ये तीनों मेन सोर्सेज हो गए जो क्या करते हैं, गुड्स मीन्स कंज्यूम करते हैं, चाहे वो किसी और के लिए कंज्यूम कर रहे हो, बट गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको रीसेल पर्पस के लिए यूज नहीं करते, इसीलिए उनको कंज्यूमर कहा जाता है, राइट? क्योंकि वो भी उसका क्या करते हैं, अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट करके फॉर द इटेबल वर्क वो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पर मेनली क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि आप कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करेंगे एक इकोनॉमी के लिए। तो अगर हम ओवरऑल कंज्यूमर गुड्स पे ये तीनों पार्टीज के एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं, देन वी कैन से दैट द वी कैन एस्टिमेट द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। Like it means the simple thing we can say that if we will add the expenditure on the purchases of consumer goods by the households, government and non-profit institution, we can get an estimation of the total consumption expenditure in the economy. तो तीनों सेक्टर जो जो पैसा खर्च करेंगे in order to purchase the consumer goods, that will be known as the consumption expenditure. So aggregate consumption expenditure is equal to consumption expenditure by the households plus consumption expenditure by the government plus consumption expenditure by the non-profit institutions, NGOs, temples, mosques, gurdwaras. Okay, next one topic is there, that is the concept and component of investment. अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट सिंपली हम कहें कि पैसा कितना प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब ऐसी चीजों में पैसा लगाना जो आगे फर्दर आपको कुछ प्रॉफिट्स देंगी, दैट इज नॉट डायरेक्टली फॉर द कंजम्पशन पर्पस। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एक बिजनेस के अंदर जो कैपिटल गुड्स में पैसा खर्च किया जाता है, दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट। मेनली वो लॉन्ग पर्पस के लिए किया जाता है और फॉर द अनदर वन फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, द इन्वेस्टमेंट में जैसे कि सपोज लगाइए एक साल की स्टार्टिंग में 50 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, वो हमारा प्रीवियस ईयर का वर्क हो गया। उसी साल की एंडिंग में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो एक्चुअल में उस साल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, 1 लाख माइनस सॉरी 50 लाख एंड 1 करोड़, 1 करोड़ माइनस 50 लाख इज इक्वल टू 50 लाख। तो हमारा जो एक्चुअल में कैपिटल में चेंज आएगा, जो टोटल कैपिटल में चेंजेस आएंगे, दैट विल बी नोन एज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन के, चेंज इन कैपिटल। आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, के इज इक्वल टू कैपिटल स्टॉक, एंड चेंज इन के इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो मीन्स जितनी भी कैपिटल स्टॉक में हमारे चेंजेस आएंगे वो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या करेंगे, कैपिटल फॉर्मेट करेंगे, right? And that investment is known as the capital formation। क्यों वो इन्वेस्टमेंट पूरी क्या मानी जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन। तो पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द टोटल कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स से क्या करते हैं फर्दर आगे प्रोडक्शन करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अब वो डिपेंड करता है कि चाहे उन गुड्स को एग्जिस्टिंग वालों को रिप्लेस करने के लिए यूज किया गया हो या एग्जिस्टिंग वाले में कुछ एडिशन करने के लिए यूज किया गया हो। So investment refers to the capital formation or the process of increasing in the stock of capital। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है। अब देखो एक बिजनेस के अंदर जैसे आप सिंपली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ असेट्स ऐसी होती है जो हमने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखी होती है बिजनेस में कि वो लंबे टाइम तक बेनिफिट होती है, देती है। बट खरीदना तो हमें रॉ मटेरियल भी पड़ता है, पैसा तो उस पे भी लगाना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बिजनेस में पैसा लगता है, राइट? दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट। पूरे बिजनेस में जो आप पैसा लगा रहे हैं, नो डाउट वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। मैंने 10 लाख लगा के एक बिजनेस शुरू किया
तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैंने 8 लाख की या 7 लाख की एक शॉप खरीद ली और मैंने 3 लाख का उसमें मटेरियल रख लिया फॉर द सेलिंग पर्पस। तो जो 7 लाख की मैंने शॉप खरीदी वो तो मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई कि लंबे टाइम तक रहेगी। बट जो 3 लाख के मैंने गुड्स परचेज़ किए इन ऑर्डर टू सेल दैट, तो वो क्या है? वो मेरी दूसरी इन्वेस्टमेंट है। उसी से मुझे आगे फर्दर और बेनिफिट मिलेंगे। So the investment is categorized into two terms, the fixed investment and इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सिंपली कि आपका जो एक्चुअल में फिक्स असेट्स के स्टॉक में एक पर्टिकुलर ईयर में जितना इंक्रीज हुआ है, यू कैन कॉल कि सपोज आपके पास पहले 10 लाख की एसेट थी, साल के एंड में आपके पास 15 लाख की एसेट्स है, तो आप क्या कहेंगे? देर इज अ टोटल इंक्रीज ऑफ 5 लाख। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 5 लाख। सो इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि सपोज 2019 के बिगनिंग में आपके पास स्टॉक था 8 मशीन्स का, एंड में आपके पास स्टॉक है 10 मशीन्स का, तो आपने फिक्स एसेट्स का कितना स्टॉक बढ़ाया? 2 मशीनरीज। तो उस टाइम पे आपकी जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो कितनी मानी जाएगी? 2 machineries. It means the stock of the fixed assets with the producer at the end of the year minus stock of the fixed assets with the producer at the beginning of the year. तो जो गैप आएगा वो क्या हो जाएगा? Increase in the stock of the fixed assets with the producer in an accounting year. That is known as the fixed investment. एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम अनदर वन क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में ही हमें क्या बता रहा है? फिक्स असेट्स के बारे में बता रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है, नो डाउट देखो, फिक्स असेट्स जितनी ज्यादा होंगी प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी उसमें, right? So there is a first one benefit is that with the help of the investment, you can get the information regarding the production capacity of the producers. अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो नो डाउट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी में हायर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और हायर लेवल ऑफ आउटपुट अगर प्रोड्यूस होगा तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी। इट मीन्स हमारी जीडीपी जो है वो ज्यादा ग्रो करेगा। The main significance, increase in the production capacity. Second one, increase in the production capacity will lead to the increase in output. और third one, increase in output will lead to the increase in GDP growth of the economy. तो ये beneficial होती है अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में ज्यादा हो तो। सेकेंड वन इज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री मैंने आपको बताया, अकाउंट्स में जैसे हम स्टडी करते हैं देयर इज अ स्टॉक, इन्वेंट्री। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? स्टॉक रखते हैं। किस किस फॉर्म में रखते हैं? तीनों फॉर्म में रखते हैं, राइट? द फिनिश गुड्स आर देयर, द रॉ मटेरियल इज देयर, वी कैन से, एज वेल एज द वर्क इन प्रोसेस। तो तीनों में ही आता है, फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड एंड रॉ मटेरियल। तो इसमें जो भी पैसा लगा होता है दैट इज नोन एज द इन्वेंट्री स्टॉक, राइट? और इन्वेंट्री स्टॉक में आपका जितना चेंज होगा दैट इज नोन एज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। द सिंपल वे, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर minus inventory stock at the beginning of the year will be equivalent to the change in the inventory stock during the accounting year. So what are the benefits of it? कि अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है तो इसका क्या बेनिफिट है? देखो, अब सिंपली नो डाउट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम कहेंगे दैट द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स आर देयर। तो जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो हमें क्या क्या बेनिफिट करता है? कि इसकी वजह से एक तो ऐसी सप्लाई अवेलेबल होती है जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता, विदाउट एनी काइंड ऑफ हर्डल द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। Uninterrupted supply of inputs simply,
कि विदाउट एनी हर्डल द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, देन अब नो डाउट रॉ मटेरियल का स्टॉक प्रॉपर अवेलेबल है, तो प्रोड्यूसर्स जो है वो डे टू डे की परचेजेस को भी अवॉइड कर सकते हैं। अब उन्हें ज़रूरी नहीं है कि उन्हें डे टू डे परचेज करना मार्केट में, कि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी आ जाती है प्राइस से रिगार्डिंग, तो दैट थिंग्स कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड। इफ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड वन टर्म की जो फिक्स्ड गुड फिनिश गुड्स का स्टॉक है, उससे क्या होता है, उससे अल्टीमेटली क्या होता है, देखो कि अगर फ्यूचर में एकदम से डिमांड हाई हो जाती है, then the producer will be able to meet the high demand of the for the future, right? कि suppose mainly हम कह सकते हैं कि अगर आपकी डिमांड हाई आ जाती है और सपोज प्रोड्यूसर के पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर द प्रोड्यूसर। लाइक वी कैन कॉल कि देखो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट सम ऑफ द सिचुएशंस कैन अराइज, कि सपोज देखो एवरेज इन्वेंट्री स्टॉक एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि जो डिजायर्ड ना हो, इट मीन्स कि मे बी ऐसा भी हो कि अनडिजायर्ड एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कि मे बी एक प्रोड्यूसर ने सोचा कि 1000 यूनिट जो है वो सेल हो जाएंगी, उसकी एक्सपेक्टेशन थी, बट डिमांड कम होने की वजह से वो 500 यूनिट सेल हुई, तो 500 यूनिट जो है बची हुई क्या होंगी, अनसोल्ड स्टॉक हो गया। अब ये अनडिजायर्ड भी हो गया, तो दोनों चीजें इसके लिए हार्मफुल होती है, एक्सेस ऑफ द स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स एंड शॉर्टेज ऑफ द स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स विल लीड टू द लॉसेस, चाहे अब वो लॉसेस एक्स्ट्रा पड़े स्टॉक की फॉर्म में हो, चाहे अब वो लॉसेस जो है वो लैक ऑफ फुलफिलिंग द डिमांड की फॉर्म में हो। तो इन्वेंट्री लेवल देखो दो तरीके का होता है, डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड। तो डिजायर्ड कौन सा हो जाएगा, प्लान किया हुआ है मेनली, कि फ्यूचर की डिमांड को पूरा करने के लिए जो प्लान्ड है। और अनडिजायर्ड कौन सा है, जो मेनली ऐसे अराइज हो जाता है एक्सपेक्टेड से कम, कि मींस एक्सपेक्टेड जितना था, सपोज एक्सपेक्ट की 5000 डिमांड प्रोडक्ट को सेल ऑफ होने की, बट एक्चुअल में हुए 3000, so that will be known as the unplanned inventory stock. The next one term is there, that is the gross investment, net investment and the concept of depreciation. तो यहाँ पर देखिए अब क्या क्या आ जाता है, मेनली जो कभी भी कोई टर्म आएगी ना, उसके ग्रोस और नेट कंसेप्ट में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज द डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो जाती है, सिंपली इट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएंगे, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, जिसमें कैपिटल गुड्स चाहे आपने रिप्लेसमेंट के लिए यूज किए जो खराब हो गए खत्म हो गए, चाहे आपने नए तरीके से और एग्जिस्टिंग कैपिटल को ऐड किया, तो जो कैपिटल गुड्स जो आपने रिप्लेसमेंट के लिए यूज किए, उसमें मेनली क्या हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाते हैं प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन लगती है, एज लाइक यू हैव स्टडीड इन द अकाउंटेंसी, की जो डेप्रिसिएशन लगती है, कि सपोज अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल खराब हो गई है, खत्म हो गई है, आउट ऑफ वर्क हो गई है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जाएगा, उसको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जाएगा, नई कैपिटल परचेज की जाएगी। तो जनरली जब भी ऐसा कुछ होता है, दैट इज लीड टू द डेप्रिसिएशन, कि प्रीवियस वन जो है वो खत्म हो गई, उसके रिप्लेसमेंट के लिए नई को लगाया गया, और जो एक्चुअल में एडिशन किया जाता है, नेट एडिशन, दैट इज नोन एज द नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोस में क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, राइट, कि मींस दोनों इन्वेस्टमेंट हो गई, रिप्लेसमेंट वाली भी और एक्चुअल वाली भी। और ग्रोस कैसे निकलेगी, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट आप कैसे करोगे, ग्रोस में से आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दोगे, दैट इज नोन एज द नेट इन्वेस्टमेंट। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्म इज डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, net investment is equal to gross investment minus depreciation. So what is the significance of net investment? Significance refers to कि बेनिफिट क्या है इसका, तो सबसे पहले एक तो ये कैपिटल का
स्टॉक इंक्रीज करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, द मेन टर्म, it just lead to the increase in the stock. Stock of capital in the economy, the main thing. After that, जितना ज़्यादा स्टॉक होगा कैपिटल का उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। इट मीन्स उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उतनी बढ़ेगी, क्योंकि जनरली जितने प्लांट्स नहीं है, कैपिटल नहीं है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट है हमारी इकोनॉमी में। फिर नेट इन्वेस्टमेंट से ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, जो कि रिप्लेसमेंट के लिए नहीं की गई, नई मशीनरी लगाई गई, तो उससे भी हमारा जीडीपी बढ़ता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली क्या करता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस में क्या होता है? न्यू प्लस एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करने में जो पैसा खर्च किया जाता है। नेट में सिर्फ न्यू वन को परचेज करने में पैसा खर्च किया जाता है। ग्रोस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है, इन नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती। ग्रोस आपको ये नहीं बताएगा कि एक्चुअल में एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ, बट नेट आपको एक्चुअल में बताएगा कि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ। So this was the concept of the consumption expenditure and investment expenditure.